नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज विश्व मोटापा दिवस भी है और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि लोगों का बढ़ता वजन, बढ़ता मोटापा जानलेवा साबित हो रहा है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 13 करोड़ से अधिक लोग मोटापे के शिकार हैं। इनमें से लगभग 23% लोग मोटे हैं, यानी पूरी तरह से मोटे हैं, लेकिन 36% लोग ऐसे हैं जिनका पेट मोटा है या पेट के क्षेत्र में उनको मोटापे का असर दिखाई देता है। और ये जो मोटापा है ये अपने आप में कई सारी बीमारियों का जनक है, अपने आप में कई सारी बीमारियों का कारण है। मोटापे की वजह से लोगों के घुटने खराब होते हैं। ज़्यादातर मोटे लोग, अगर मैं ये कहूँ कि 80% मोटे लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह के शिकार हो जाते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें होती हैं और ये 4-5 बड़ी बड़ी बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का कारण मोटापा है। मोटापे की वजह से लोगों को खर्राटे आते हैं और जिसको हम मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी मोटापे के कारण आता है। मोटापा क्यों खतरनाक है, कैसे बचा जा सकता है, मोटापा क्यों होता है और इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ये तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आप डायबिटिक एक्सपर्ट हैं, मधुमेह के विशेषज्ञ हैं, MGM मेडिकल कॉलेज में आपने अध्ययन किया है और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतीक जी। डॉक्टर साहब, ये विश्व मोटापा दिवस और लोगों में बढ़ता हुआ मोटापा निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है जी। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 13 करोड़ लोग मोटे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि लोगों का पेट बहुत बढ़ जाता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये जो मोटापा है ये हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमको घेर रहा है और धीरे धीरे घेर लेता है जी। इसकी शुरुआत कैसे होती है? हमको कब समझ जाना चाहिए कि खतरे का अलार्म बज गया है, जो मुझ जैसे लोग नहीं समझ पाए? देखिए प्रतीक जी, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें बगैर किसी जांच के आप बोल सकते हैं कि मोटा हो रहा है व्यक्ति। देख के हम बता सकते हैं। फिर मोटापे की इलाज और मोटापे का कारण जानने के लिए बहुत सारी जांचें होती हैं, पर मोटापे को देख के ही बताया जा सके बगैर किसी जांच के। जैसे डायबिटीज़ है तो उसके लिए ब्लड शुगर की जांच जरूरी है, पर मोटापे के लिए कोई जांच जरूरी नहीं, देख के बता सकते। जैसे आप बोले कि मैं मोटा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मेरा तो भी थोड़ा सा पेट निकला है। तो जब आपका पेट निकलने लगे, सबसे पहले पुरुषों में मोटापा जो होता है वो पेट पे आता है, पेट का साइज बढ़ने लगता है। महिलाओं में बैक, कमर और हिप्स के ऊपर सबसे पहले मोटापा आता है और उसके बाद दूसरे अंगों पे आता है। इसका एक और बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि यदि आपके पेट का घेरा, यानी आपकी पैंट की साइज़ बोल लें, अगर वो आपकी हाइट से के 50% से अधिक है, सपोज़ आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर और आपका पेट का घेरा है 90 सेंटीमीटर, मतलब 36 इंच, तो आप मोटे हैं। तो पेट का घेरा 50%, आपकी हाइट के 50% से ज़्यादा है तो मोटा। ये सबसे पहला साइन है और ये मोटापा ज़्यादा खतरनाक होता है, पेट वाला, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी आप बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मैं मेटाबॉलिज्म से समझ रहा हूँ ये पाचन तंत्र से संबंधित विषय है, लेकिन मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स क्या कहलाता है? जी, मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म पहले समझें कि जैसे आटा, दाल, चावल, उससे हम पूरी सब्जी भी बना सकते हैं, दाल रोटी भी बना सकते हैं, दाल बाटी भी बना सकते हैं। तो ये उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये हमारे शरीर के अंदर भी होती है और ये जब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उसके लक्षण जो होते हैं, सबसे पहला पेट का मोटापा, उसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका सबसे आसान लक्षण जो है वो हर कोई देख सकता है कि आपके यहाँ गर्दन पे या अंडर आर्म्स में या कांख में जो ब्राउन कलर के गंदे मेल के समान दाग हो जाते हैं, तो लोग उसको समझते हैं मेल है और रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का लक्षण है
और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे पहला लक्षण मतलब है। ये आप कह सकते हैं कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। नहीं नहीं, इंसुलिन ज्यादा बनता है। जी। इंसुलिन ज्यादा बनता है, उसका ये लक्षण है। इनिशियली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पहले इंसुलिन ज़्यादा बनता है, बाद में वो काम करना बंद कर देता है और बाद में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तब वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके और जो उसके घटक हैं, जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं, जो कह सकते हैं तो पेट का मोटापा, ब्लड प्रेशर, प्री डायबिटीज़ यानी नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की स्थिति, उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। फिर महिलाओं में माहवारी की अनियमितता और पूरे शरीर पे अनचाहे बाल आना महिलाओं में, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी कहलाती है। ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक फीमेल काउंटर पार्ट है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सिंड्रोम यानी बहुत सारे लक्षण ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात आपने कर ली, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मोटापा है वो एक आपकी हेरिडिटी भी होता है कि परिवार में सारे लोग मोटे हैं, माता पिता से लेकर, या कभी कभी थायराइड के कारण भी मोटापा बढ़ता है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी मोटापा बढ़ता है। स्टेरॉइड अगर दिया जाए तो उससे अमजद खान साहब मोटे हो गए थे, फिल्म के बड़े महान अभिनेता रहे भारतीय फिल्मों के, गब्बर सिंह साहब, वो स्टेरॉइड से हुए। और ये भी मैंने सुना कि जो हम कुछ आलसी टाइप की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जरा एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं और खाते ज्यादा हैं, वो भी मोटे होते हैं। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हो। ये सारी चीजें आपको काम करती है। जेनेटिक, जैसे आपने बताया परिवार में सब मोटे हैं, तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई, यानी आपके माता पिता मोटे हैं तो जीन्स तो आपके वहीं से आए, तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई। अब अगर आपने व्यायाम नहीं किया, खाने की अधिकता रखी खर्च से, कैलोरी के खर्च से, तो आपको वजन बढ़ना तय है। तो आप उसको प्रेसिपिटेट होने से रोक सकते हैं शुरू से। जब बच्चा जैसे 4.5 किलो से जब पैदा होता है और उसका वजन 4 किलो से ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाके मोटा होगा या डायबिटिक होगा। नहीं, पर तब तो बड़ा गोल मटोल बच्चा अच्छा लगता है। हम वो जो बेबी फैट बोलते हैं, वो जमाना आप जिसको बेबी फैट बोलते हैं, हम तो कहते हैं बड़ा लड्डू सा बच्चा है, बाल गोपाल गोल मटोल है जी, वो बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये बाद में तकलीफ है, मेटाबॉलिकली ये अच्छा नहीं है। उस वक्त ही उसको हमको संभालना चाहिए जब वो छोटा हो तभी। जी। आज ये स्थिति स्कूलों में हो रही है, आप जाके देखिए किसी भी स्कूल में, इवन गरीब तबके के स्कूल में या पिछड़ा जो सरकारी स्कूल में, उसमें भी 20% लोगों को वजन बढ़ रहा है बच्चों का। ये बच्चों में मोटापा आ रहा है, और ये अब तो बच्चे भी डायबिटिक होने लगे, और टाइप 2 डायबिटीज जो कि पहले सिर्फ बड़ों में होती थी, वो बच्चों में होने लगी। 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे डायबिटिक निकल रहे हैं। राइट सर, ये जो थायराइड के कारण मोटापा बढ़ता है, ये पता ही नहीं चलता, वजन बढ़ता रहता है। थायराइड भी कहते हैं कि 2 तरह का होता है, उसमें दुबले भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है? देखिए, थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, और उसमें एक हार्मोन बनता है थायरॉक्सिन ग्रुप का हार्मोन। अगर वो उसकी मात्रा बनने जो कम हो जाए तो वज़न बढ़ने लगता है, और उसकी मात्रा सामान्य से ज़्यादा बनने लगे तो वज़न कम होता है। तो जो वज़न कम होता है, जिसका जो लक्षण है, तो उसे बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म, और जिसमें हार्मोन कम बनता है थायरॉक्सिन ग्रुप का और टीएसएच बढ़ता है, तब उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या मोटापे वाला थायराइड। और ये ऑटो इम्यून बीमारी है। वो ऑटो इम्यून को पब्लिक को समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिक थायराइड बढ़ेगा या घट जाएगा, और आप उसका आपकी बॉडी पर उसका असर दिखने लग जाएगा। सर, मोटापे के कुछ लक्षण तो मैंने बताया कि मोटापा होता है तो कुछ बीमारियां ये हो सकती हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, घुटने खराब हो जाए आपके, और क्या क्या विसंगतियां और क्या क्या त्रासदियां मोटापे के कारण आती हैं। मोटापा क्यों खतरनाक है, और जो हमारा शीर्षक है कि मोटापा जानलेवा, ये जानलेवा क्यों है? मोटापा जानलेवा इसलिए कि इसमें जो बीमारियां आपने गिनाई, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और जानलेवा होती है। और जब ब्लड प्रेशर होता है तो फिर वो ब्रेन अटैक भी आते हैं, तो ज़्यादा डायबिटीज़ भी होती है, तो ज़्यादा बीमारियां होती, किडनी की खराबी, तो ये तो जानलेवा बीमारियां हो गई। पर उसके पहले और भी कई सारी, सबसे पहला चीज़ होता है मोटापे की वजह से डिप्रेशन। आदमी डिप्रेस फील करता है, उसका मजाक बनाया जाता है। जब एक एडल्ट आदमी है तो उसका मजाक बनता है, मोटे पहलवान, ये सब बोलते ही हैं लोग। फिर उसको सोशल प्रॉब्लम्स आती कि फैशन के कपड़े नहीं मिलते। फिर उसको दूसरा प्रॉब्लम आती शादी
नहीं होती, खास तौर पे लड़कियों में। और होती है तो मोटी लड़की तो मिलती मोटी है लड़की। या मोटा तो लड़का मिलता है। वो आपने जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के नहीं प्लेटफॉर्म तैयार और कर लिया। एक वहाँ एक परेशानी है कि मैं हर पुरुष ही चाहता है कि सुंदर पतली दुबली जी, लड़की जी, हो, और बिल्कुल। हर महिला चाहती है कि बड़ा स्मार्ट सा लड़का हो, जी। लेकिन वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फिर आपको उसके वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और घुटनों के जो जोड़ों पे, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा वजन घुटनों के घुटनों ऊपर पे आ रहा है, तो वो घुटने जल्दी आपका खराब सिर्फ होते हैं। पैर के नीचे, घुटनों के नीचे का वजन उस पर नहीं आता, बाकी पूरा वजन। और घुटनों को आप देखेंगे तो मांसपेशियों से सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए घुटने खराब होते हैं। और आजकल तो टेढ़े हो जाते हैं जी, कई जी, बार। जी। और घुटना ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, तो घुटने बदलने पड़ते हैं आजकल। बहुत आसान सा इलाज है। मैं डॉक्टर साहब एक बहुत गंभीर विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं, और वो विषय ये है, आपने हल्का सा उसका जिक्र किया। मोटी युवतियों में, मोटी महिलाओं में, खासकर गर्भावस्था को कंसीव नहीं कर पाती, उनको बच्चा ठहरता नहीं है, वो इतना उनका वजन बढ़ जाता है। और डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ संतान हो, सब कुछ नॉर्मल है, दोनों पुरुष स्त्री नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ इसलिए वे गर्भाधारण वो स्त्रियां नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका वजन ज़्यादा है। और तब डॉक्टर कहता है कि जब तक वजन कम नहीं करोगे आपके संतान नहीं होगी। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो ये नेचुरली, क्योंकि उसके वजह से क्या है, हमारा हार्मोनल मिल्यू चेंज हो जाता है महिला का। और गर्भावस्था के दौरान हम जानते हैं कि 10 से 15 किलो वजन बढ़ता है, जिसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ वजन है, तो उसका 10-15 किलो और बढ़ेगा, तो उसके हार्ट पे बहुत लोड आता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आम आदमी के लिए कह रहा हूँ कि अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो ऑलरेडी मोटापा के पहले उसमें चालू हो चुके हैं। उस समय उसको डायबिटीज़ हो सकती है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़। तो उस वजह से जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। और सर ये जो डायबिटीज़ आपने गर्भावस्था की बात की वो तो हुआ, लेकिन इसके अलावा मोटापे के कारण लोगों की सांस फूलना, दम फूलना, अस्थमा जैसा होना, चलने में थोड़ा सा हाफ जाना, चढ़ नहीं पाना, और एक लेजीनेस आ जाना, थोड़ा सा फुर्ती का अभाव, ये सब समस्याएं भी तो ये हैं। सब समस्या हैं। इसकी वजह है ना कि हमारा हार्ट हमारे प्रोपोर्शनेट हमारी हाइट के हिसाब से वो काम करता है। अब मान लीजिए मैं 6 फीट का हूँ और मेरा हार्ट, जो मेरा वज़न नॉर्मल होना चाहिए कि करीबन 75 से 80 किलो। अब अगर 100 किलो हो गया तो 20 किलो का वज़न, एक्स्ट्रा वज़न हार्ट ही को तो बियर करना है। वो आपके फेफड़ों पे ही तो ओवरलोड डालेगा। लंग्स जो हमारी जो सांस लेने के काम में आते हैं, वो ज़्यादा हमारी तकलीफ, उस पर लोड ज़्यादा आएगा, तो एक्सर्शन ज़्यादा होगा, उनको ओवरवर्क करना पड़ेगा। तो ये ओवरलोड जो होता है, इसी के वजह से ये सब तकलीफें होती है। आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक 2 किलो का पत्थर लेके 24 घंटा घूमिए, 24 घंटा, कितना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है, मुश्किल है। और ये 20 किलो हम वजन एक्स्ट्रा हो गया, और उसको जैसे आप 2 किलो का वजन हटाएंगे आपको रिलैक्स लगेगा। तो ये 20 किलो वजन जब हम लेके घूम रहे हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अब आप ये सोचिए कि ये एक सवाल का और जवाब भी है जो आम व्यक्ति के मन में रहता है कि मोटापा, वज़न कम करने से कमजोरी आएगी। जब आप 2 किलो का वज़न हटाते हैं तो आप कितना रिलैक्स होते हैं, तो 20 किलो कम होगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्या मोटापे की वजह से खर्राटे आते हैं, और क्या मोटापे की वजह से आदमी कभी भी बैठे बैठे बात करते करते सो जाता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मोटापे के वजह से खर्राटे, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी गर्दन छोटी है, और जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनमें मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। खर्राटे आने से मोटापा बढ़ता है और मोटापे आने से खर्राटे आते हैं। ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। और जिन लोगों को खर्राटे होते हैं उन्हें हार्ट अटैक, डायबिटीज़, मोटापा और ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये खर्राटे और मोटापे का संबंध। दूसरा आपने क्या प्रश्न? मैंने पूछा कि आदमी बैठे बैठे उसको नींद आने लगती है, झपकी आती है, और वो कई बार तो बैठे बैठे ही खर्राटे लेने लगता है। ये जब बहुत ज़्यादा वजन हो आपका, सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 80 किलो वजन होना चाहिए, और वो मान लो 160 किलो हो जाए, तो उसमें एक पिकविकियन सिंड्रोम होता है। आदमी बैठे बैठे, जो आप बोल रहे हैं ना, बैठे बैठे सो जाता है, उसका शरीर नीला भी पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये इसको पिकविकियन सिंड्रोम इसको बैठे बैठे इसलिए सो जाता है कि
खर्राटों के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, स्लीप उसकी दोनों नींद दोनों अधूरी रहती है, इस दोनों वजह से उसको चीजें बार बार कैसे- नींद खुलती है, इसलिए ये वो उसका एक इटियोपैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब सर बात ये करना चाहिए, क्योंकि आपसे मैंने मोटापे के बारे में बहुत बातें की, लगभग हमने बहुत सारी डरावनी बातें भी की हैं। जी। मैं खुद को भी अगर अपने साथ रख करके चल रहा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। इससे निजात पाने के तरीके क्या है? देखिए, निजात पाने का तरीका ये है कि इसको एक सिंपल बैंक बैलेंस से समझिए आप। अगर आप बैंक में आपका कुछ पैसा पड़ा है, उस पर ब्याज भी मिलता है, तो आप उससे ज़्यादा उसमें से विड्रॉ करेंगे तो आपका वज़न कम होगा। कहने का मतलब ये कि आप जितना खाएं उससे ज़्यादा बर्न करें, ठीक है। आज आराम पसंद ज़िंदगी हो गई, हम एक क्लिक पे हमको सब कुछ अवेलेबल है, तो टेक्नो फ्रेंडली हो गए हम लोग, तो इवन जाकर टीवी भी ऑन नहीं करते, यहाँ बैठे बैठे रिमोट से ही ऑपरेट करते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, शारीरिक गतिविधियां बढ़ना चाहिए, व्यायाम करें, साइकिल चलाएं, जी, घूमें फिरें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आप जैसे गाड़ी पार्क करते हैं तो दूर गाड़ी पार्क करें, तो जहाँ आपको डेस्टिनेशन पे जाना है तो थोड़ा चलना हो जाएगा। खाने में कटौती करें और हेल्दी खाएं। आज ही मैंने एक मैसेज लिखा था, मोटा खाएं मोटे होए नहीं। हाँ, ये भी एक चर्चा होती है कि साहब गेहूं जो है वो तो गेहूं और चावल ये दोनों वजन बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बाजरा खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, मक्का खाना चाहिए, ज्वार खाना चाहिए, इससे वजन कम होता है। क्या सच है कि मिथक है? नहीं, ऐसा नहीं कि गेहूं वजन बढ़ाता है, परंतु क्या है, ये जो हाइब्रिड सीड्स जब से आए, आप देखिए कि जैसे सब्जियों का आकार बढ़ गया है तो उसमें स्वाद खत्म हो गया, तो उनकी गुणवत्ता खत्म हो गई। उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए जेनेटिकली जो हमारे फैट सेल्स की भी हाइपरट्रॉफी करते हैं, उनके फैट सेल्स भी बड़े हो जाते हैं। तो इसी वजह से और ये सबके लिए सही नहीं, कई लोग गेहूं खाते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता, कई लोग गेहूं खाते हैं वजन बढ़ता है। तो ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि आपका किस भोजन से वजन बढ़ता है। लेकिन डायबिटीज वाले कई लोग मुझे कहते हैं हाँ, कि हम ज्वार खाने लगे, मक्का खाने लगे, हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो गई। कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ऐसे समझें कि स्पीड, जिस स्पीड से वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं, गेहूं तो चावल, सफ़ेद पका हुआ चावल जिस स्पीड से ब्लड शुगर आपका बढ़ाता है या ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, उस स्पीड से ब्राउन नहीं बढ़ाता। तो ये मोटा अनाज जो बोलते हैं ना कि मोटा खाएं, और आप 4-5 अनाज मिला के बनाएं, और मतलब चना, बाजरा, ज्वार, मक्का ये खाएं, मोटा खाइए मोटा पहनिए। जी बिल्कुल, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, खाएं मोटा पहने। ये हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, मोटा खाओ मोटा पहनो। बहुत सही कहते थे वो। और खूब मेहनत करो जी। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? क्या देखिए सर, ये तो बहुत आसान है और हर दूसरा आदमी मुझे सलाह देता है कि आप मॉर्निंग वॉक करिए और 10,000 कदम रोज चलिए। नए नए ऐप्स आ गए कि 10,000 कदम हमको रोज ना चलना चाहिए। कोई कहता है कि सप्ताह में 5 दिन 35 मिनट वॉक कीजिए। लेकिन मुझ जैसे आलसी लोग जो ये सब नहीं कर पाते, कोई ऐसी दवाइयाँ गोली नहीं है कि हम 2-3 गोलियाँ खा लें और हमारा वजन कंट्रोल हो जाए? ऐसी दवाइयाँ आती है, एक दवाई आती है अर्ली स्टेट, जो आपके शरीर में से आपका जब उसको भोजन के साथ लेना होता है तो भोजन में जो आपकी फैट, एक्सिस फैट है, वो लेट्रिन के रास्ते बाहर हो जाती है। ऐसी दवाइयाँ आती है, पर वो आपका वज़न कम नहीं करेगी, वो आपने जो फैट जो लिया है खाने में वो उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है। ऐसी और भी कई दवाइयाँ आती है, वो जो कई बैन भी हो चुकी है, जो अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। क्या ये दवाई जो आप बता रहे हैं फैट को गलाने वाली, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? हाँ, आपको वो ऑयली स्टूल होगा, चिकना जैसे फसूकर जैसे निकलता है ना लेट्रिन में, तो वो कई बार आपकी स्पॉटिंग हो सकती है अंडरगारमेंट्स में, तो ये उसके भी साइड इफ़ेक्ट है। हर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। मैं उनका बहुत सिंपल सा जवाब देता हूँ कि रोटी के भी साइड इफ़ेक्ट है, ये मोटापा रोटी का साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको एक लाइफ स्टाइल बगैर दवाई के करना है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बताऊं। पर सर ये जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, शरीर शोषण करते हैं, अभी बहुत एक बड़े नामी बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है, ये लोग रोटियां नहीं खाते हैं, ये लोग केवल प्रोटीन डाइट लेते रहते हैं, पाउडर्स खाते रहते हैं और उन पाउडर्स खाने की वजह से मर जाते हैं। कीटो डाइट, देखिए हर चीज़ के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स है, किसमें क्या फैक्टर ने काम किया ये हमको नहीं मालूम। कीटो डाइट प्रोटीन यानी जो सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स वज़न कम करने में मदद करती है। हमारे यहाँ एक स्टार्च स्टडी हुई थी पूरे भारत में, उसमें ये पाया गया कि हम लोग 60% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं
हमारे भोजन में। कार्ब नहीं खाना चाहिए, कार्ब कम खाना चाहिए, प्रोटीन क्योंकि वो ज्यादा बहुत खाना तेज, चाहिए। यस। तो प्रोटीन का और प्रतिशत कार्ब का मतलब है गेहूं, चावल, आलू या शक्कर, शक्कर। मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि मक्का, बाजरा, ज्वार से आपका वजन कम होता है। कम होता है क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, वो देर से पचते हैं। जैसे मैदा, अभी एक नया, हाँ जी, मैदा के बारे में आप बता रहे हैं। मैदा बहुत ज्यादा घातक है। मैदा क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं है ना, वो सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे शुगर है, इसलिए समोसा कचौरी ज्यादा अच्छा लगता है। व्हाइट शुगर है, तो व्हाइट शुगर में सिर्फ कैलोरीज है, न्यूट्रिटिव कैलोरीज। जैसे फल खाते हैं हम, तो वो न्यूट्रिटिव कैलोरीज होती है, मतलब उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं। पर जब हम व्हाइट शुगर लेते हैं तो उसमें कोई फाइबर नहीं, डायरेक्ट चीनी नहीं खाना चाहिए। तो हमारे बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह गए हैं कि जो चीज़ आपकी जुबान को अच्छी लगती है वो आपके पेट और शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ आपकी जुबान को अच्छी नहीं लगती है, यानी आपकी ज़िब्बा को पसंद नहीं आती है, आपके स्वाद को पसंद नहीं आती, वो आपके शरीर और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बहुत सारे मिथक चल रहे हैं जी। मैं बड़े डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, बहुत बड़े सर्जन हैं, बहुत मैराथन दौड़ते हैं, इसी शो में हम थे उनके साथ। उन्होंने कहा कि भाई वो 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं, सर्जरी भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, पर्सनल जिम में भी जाते हैं, जिम ट्रेनर भी है। हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि 16 घंटे बाद खाना चाहिए, 18 घंटे बाद खाना चाहिए, 22 घंटे बाद खाना चाहिए। दूसरी तरफ आप जैसे कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो ये भी कहते हैं कि हर 3-3, 4-4 घंटे में खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। ये सही क्या है जीवन के लिए? देखिए, ये एक तो इसका मैं बहुत कॉमन चीज़ कि आपके शरीर को जो सूटेबल हो आप वो करिए, वो आपको खुद पता लगाना पड़ता है। जो आपको सूट करता है ज़रूरी नहीं मुझे भी सूट करे, पहली चीज़। दूसरा, 3 दिन खाना नहीं, बिल्कुल नो कैलोरीज, वो भी ठीक नहीं है। हर 2 घंटे 3 घंटे में खाना, वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको कोई डायबिटीज़ है और आपकी कुछ इस प्रकार की डायबिटीज़ है, तो आपका डॉक्टर जैसे सलाह दे कि आप 3 बार खाना खाएं या 4 बार खाना खाएं, वो अलग बात है। परंतु एक इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक उपवास होते हैं, एक टाइम का उपवास होता है, एक पूरे 24 घंटे का उपवास होता है। तो ये बीच बीच में उपवास किए जाए तो ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और उसमें फलाहार किया जाता है। रोजमर्रा में हमको फलाहार तो करना ही चाहिए उपवास में, बजाय साबूदाना खा रहे हैं। और कई बार तो हम भारतीय लोग और खासकर हम हिंदू लोग तो उपवास के दिनों में ज्यादा कैलोरीज लेते। बिल्कुल सही बोलते। मुझे ठीक से याद है कि जो हमारे यहाँ शिवरात्रि, जन्माष्टमी और रामनवमी के व्रत होते हैं उसमें तो साहब मालताली बनता है। बिल्कुल सही। हम लोग फलाहार के बजाय फलीहार लेते हैं, फली, मूंगफली, साबूदाना, राजगीरा और ये सब, उसका हलवा और फिर उसकी पूड़ी, और फिर दूध भी पी लेते हैं और फल भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो एक तरह की फीस्ट हो जाती है जी। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर तरीका क्या, कितना अंतर रखना चाहिए हमको खाने में? देखिए, आपका रोज कम से कम, हम भारतीय लोग जो करते हैं अभी, उसमें हम करीब करीब 16 घंटे खाया हुआ या खाने के बाद वाले फेज में रहते हैं। तो हमें वो अंतर को बढ़ा के 12 घंटे करना चाहिए, मतलब उसको कम करके, और 12 घंटे हम बगैर खाए हुए स्थिति में रहे। हम रात के 11 बजे तक खाते हैं, सुबह 6 बजे जल्दी उठ के फिर से चाय नाश्ता सब चालू कर देते हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो 6 घंटे का अंतर रहा, उसको हम, जो जैन लोग करते हैं, मैं उनके वो उसका बहुत अच्छा उदाहरण मानता हूँ कि सूर्यास्त के पहले, जीवन शैली कि सूर्यास्त के पहले आप खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। नहीं, मान लीजिए सूर्यास्त के समय खाना नहीं हो पा सकता, अगर आप 8 बजे 9 बजे खा लें तो फिर दूसरा मील आपको कितनी बजे लेना चाहिए? मान लीजिए मैंने 9 बजे खाना अगर आपने सुबह खाया है, रात की बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरा मील सुबह 6 बजे के ले सकते हैं, करीब करीब 10 चाय ले सकते हैं सुबह 6 बजे। हाँ, वो भी एक तरह का मील ही है जी। क्योंकि उसमें शुगर जाएगी, किसी भी वजह से कैलोरीज जा रही है। और फिर चाय के बाद अब एक डॉक्टर साहब, उसके बाद तो दिन भर चलता ही रहता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि भाई नाश्ता करना सबसे बड़ा खराब मिथ है, अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो फिर लंच छोड़ दीजिए, और नहीं तो नाश्ता मत करिए, लंच पर आइए। देखिए, ये बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं और चलती रहेंगी, कब उनका कहाँ से ओरिजिन हो जाता है। पर ये आपकी लाइफस्टाइल, जैसे आपका वर्क पैटर्न जो है, आपकी जो वर्किंग आपका एनवायरनमेंट है, तो उसमें अब आपको सुबह 8 बजे जाना है, फिर रात को 8 बजे आना है, तो आपको हेवी ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा।
और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो राजा की तरह होना चाहिए, लंच अमीर आदमी की तरह होना चाहिए और डिनर भिखारी की तरह होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये सबसे सही स्थिति है ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं तो वो दिन भर काम करेगा। लंच आपका थोड़ा सा ठीक रहे, और रात को चूंकि हम सो जाते हैं खाने के बाद, तो यहाँ पर ये एक चीज़ और रखें कि खाने के बाद यानी डिनर के बाद, रात के खाने के बाद 2 या 3 घंटे का अंतर जरूर रखें सोने के पहले। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 11 बजे सोते तो 8 बजे खा लीजिए। 8 बजे का आपको 2 बजे सोना है, 11 बजे तक खा लीजिए, या आप 11 बजे ही खाते हैं तो 2 बजे सोइए, उसके पहले आप पैदल भी चलिए। और दूसरा, रैपिड ईटर मत बनिए, स्लो ईटर बनिए। अगर आप खाना अपना 10 मिनट में ख़त्म करते हैं और उसको आप 20 मिनट कर लेंगे, तो 20 मिनट में डबल नहीं खाना है, कुत्ते को धीरे-धीरे उतना ही खाना 20 मिनट में खाएंगे आप, तो आपका वजन कम होगा। ये भी कहते हैं कि नियमित समय एक निश्चित मान लीजिए उसी समय पे खाएंगे पिएंगे तो भी वजन कम होगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। और ये भी कहते हैं कि अब ये भी एक चल रहा है कि ऐप आ गए हैं कि 10,000 कदम रोज चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सप्ताह में 5 दिन 35 मिनट घूमना चाहिए। सही क्या है? देखिए, 40 मिनट प्रतिदिन की एक्सरसाइज, मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट मतलब तेज चाल से आप चल रहे हैं या योग कर रहे हैं, या आप 20 मिनट दौड़ रहे हैं, 20 मिनट आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या एरोबिक्स कर रहे हैं, 40 मिनट के बाद एक्सरसाइज का एडेड एडवांटेज नहीं मिलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपने 4 घंटा जिम किया तो लगभग आपने जो कैलोरीज बर्न की और उसके बाद आपने 2 समोसा खा लिया, 1 गिलास जूस पी लिया, तो आपने 3.5 घंटे का सत्यानाश कर दिया। इतनी कैलोरीज जितनी खर्च की। सही सलाह आप क्या देंगे एक वरिष्ठ डॉक्टर के नाते कि 35 से 40 मिनट एक्सरसाइज करिए? 40 मिनट प्रतिदिन की एक्सरसाइज किसी भी वक्त। सुबह इसलिए कि ताज़ा हवा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छा है। पर ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी नहीं करें, उसमें 10-15% का फर्क। अगर एक्सरसाइज ना करें, लोग ये कहते हैं कि भाई अब कहाँ जिम में जाएंगे, कहाँ करेंगे, तो घूम लीजिए 35 मिनट, कमरे में घूमिए, 35 मिनट घूमिए। यस, टहलना। आप घर में ये कुर्सी रखी है, इसके आजू बाजू चलिए, क्या प्रॉब्लम? ये कहीं पे ये नहीं लिखा है कि उस जगह पे चलने से वजन कम होगा। चलने से कहा जाता है कि ब्रिस्क वॉक, तेज चलिए, लेकिन बहुत मोटे आदमी के लिए, और जैसे मेरा भी अब माशाल्लाह तो फिर इतनी तेज चल पाना मुश्किल होता है। नहीं, मतलब तेज चलने का मतलब ये है कि दौड़ने और पैदल चलने के बीच की स्थिति। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, आप करेंगे तो बढ़ती है। और जल्दी कभी कभी तो चलते चलते सांस भर जाती है, फिर क्या करें, वो रोके फिर चले। अगर आपकी अचानक सांस भरने लगी तो आप अपना चेकअप कराएं कि कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे रोज आप 2 किलोमीटर चलते हैं और आपकी सांस नहीं भरती, और किसी दिन आपको आधा किलोमीटर चलने पे सांस भरती। मैं मोटे आदमियों की बात कर रहा हूँ, वो जैसे आज से हमारा शो देखने के बाद कुछ मोटे लोग प्रेरित हो जाएं और कल सुबह से बेचारे घूमने निकले, थोड़ी दूर जाने पर सांस भराएगी। शुरू दिन तो भराएगी, तो धीरे धीरे बढ़ाए ना। आज उस समय आराम करें, फिर चलें। हाँ, पहले दिन आपको 1 घंटे नहीं घूमना है, पहले दिन 10-15 मिनट घूमे, फिर 20 मिनट, या आप इंटरवल ले लेके घूमे, आप आधा किलोमीटर चलें, रेस्ट कर लीजिए। यद्यपि आप डाइटिशियन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक डाइट चार्ट आपसे बनवाना चाहूँगा किसी अच्छे खासे मोटे आदमी के लिए, कि वो सुबह उठते से लेकर रात सोते तक क्या क्या खाए और कैसे खाए। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके वज़न के हिसाब से आपकी कैलोरीज का निर्धारण होता है। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, जैसे एक हम्माल है, वो भारी भरकम वज़न उठाता है और कड़ी मेहनत करता है, तो उसको करीबन 30 से 40 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लगती है। यानी 80 किलो का वज़न है तो उसको 2800 से 3200 कैलोरीज लगेगी। और एक जो हम ऑफिस वर्कर हैं तो उनके लिए 1500 से 2000 कैलोरीज सफिशिएंट होती है। अब आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि किस में कितनी कैलोरीज है। और मैं उसका मोटा मोटा एक गणित बताता हूँ। कोई भी वस्तु जो तेल में तली जाती है या घी में तली जाती है या ड्राई फ्रूट से ही बनी है या मावे से बनी है, तो उसकी रफली प्रति 100 ग्राम की वैल्यू है 500 कैलोरी। जैसे 100 ग्राम का समोसा, 100 ग्राम कचौरी, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी या 100 ग्राम आपका मावे की बर्फी, तो 500 लगभग, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। आदमी एक प्लेट पोहा, ये जरूर सी कैलोरीज बता दीजिए आप। ये एक प्लेट पोहा, अब प्लेट कौन सा, और उसमें तो 100 ग्राम, और उसमें सेव डाला तो 100 ग्राम सेव है अगर, तो 500 कैलोरी, और 100 ग्राम 50 ग्राम सेव तो डलती है, 450। ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर 100 ग्राम पोहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, तो 100 ग्राम पोहा के लिए कितना सूखा वजन लगा,
तो सूखा वजन 20 ग्राम पोहा है समझ लो, और उसका 100 ग्राम बन गया, तो 20 ग्राम पोहे की सूखे की 80 कैलोरीज लगभग। तो उसमें सेव मत डालिए, और बिना 20 बिना सेव के पोहे खा लीजिए। अब प्याज डालते हैं, प्याज ज्यादा डाल लीजिए तो वो कैलोरीज कम हो जाएगी। पर वो इंदौरी क्या जो बिना सेव के पोहे खाएगा। जी, तो ये भी एक समस्या है। जी। इसके अलावा सर, क्या एक मोटे आदमी को क्या क्या सावधानियां और रखनी चाहिए अपने लाइफ में, ताकि उसकी एक लंबी उम्र उसकी हो सके? देखिए, एक तो रेगुलर चेकअप, ताकि कोई बीमारी उसको नहीं डेवलप हो। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम करें, भले वजन कम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग उसको गिव अप कर देते कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और वजन कम तो नहीं हो कुछ है ही नहीं रहा। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। एक एक्टिव मोटा आदमी एक इनएक्टिव नॉर्मल वेट के बनिस्बत ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति जिसका वज़न सामान्य है और वो कुछ काम नहीं करता, बनिस्बत उसके एक मोटा व्यक्ति है और वो रोज़ नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, तो उसको बीमारियों, दूसरी जो बीमारियां जो मोटापे की वजह से होती है, उसकी आशंका बहुत कम होगी। मोटे व्यक्ति और मोटी महिलाओं में भी क्या वैवाहिक जीवन में सेक्स संबंधी समस्याएं आती हैं? जी, मैंने पहले ही कहा ये मोटापा है, उसके मोटापा की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, फिर आपके फिजिक की वजह से भी सेक्स में समस्याएं आती हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है तो वजन को बढ़ने, जैसे ही बढ़ना शुरू हो वहीं से रोकें। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये जो टमी का जो फैट है ये बहुत ही बेशर्म होता है, ये बड़ी मुश्किल से जाता है इसमें। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है खाने में कमी। एक्सरसाइज से सिर्फ टमी नहीं, और कुछ टमी के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो करना पड़ेगी, जो 6 एप्स बनाते हैं और वो सब, पर खाने में कमी बेहद जरूरी। शराब कितना मोटापा बढ़ाती है? शराब पर से मोटापा नहीं बढ़ाती। शराब के साथ जितना सब लिया जाता है वो सब मोटापा बढ़ाता है। अच्छा, जो कैलोरीज, जो चखना बोलते हैं, यस। मतलब बटर चिकन आ गया और तंदूरी चिकन आ गया, काजू ड्राइव आ गए हैं, और साथ में मिक्सचर ये केवल शराब पिए तो? केवल शराब पिए तो उसमें उतनी कैलोरीज है जैसे 100 ml में जो कैलोरी, जैसे फ्रूट जूस में, जैसे मान लीजिए कि 60 ml के 3 पे, यानी 180 ml पे लिए तो कितनी कैलोरी? तो 180 ml में लगभग 3 किलो कैलोरी पर ml होगी, तो 480 कैलोरी। अब उसके साथ आपने 100 ग्राम वो फ्राइड काजू खा लिया तो 600 कैलोरीज वो हो गई जी। 100 ग्राम आपने नमकीन ले लिया, चिकन खा लिया तो 600 कैलोरीज, मटन खा लिया, तो वो कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद फिर आपने दबा के खाना खा लिया, क्योंकि दारू पीने के बाद अगर दबा के खाना नहीं खाया तो जो पुराने शराबी वो कहते हैं कि बेटा शराब जो है खाने से ही दबती है, खाना खूब खाया करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ये सारी हमारी और हमारी जो भारतीय जीवन शैली है जी, वो क्या मोटापे के लिए जिम्मेदार है? हमारी भारतीय जीवन शैली जो पाश्चात्य पुराने जमाने की शैली है वो तो बहुत अच्छी थी। वो नहीं है, वो आपको तो अगर याद हो 50 साल पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, मेरे दादाजी स्क्वेटिंग की पोजीशन में बैठ के खाना खाते थे पहले, जमीन पे उकड़ू बैठ के, और थाली उनके पैरों पे रखी रहती थी और उस पर वो खाना खाते थे। तो आप खाना ज़्यादा खा ही नहीं सकते। अभी हम ऐसे बैठते हैं तो पेट को फूलने का बहुत टाइम जगह मिलती है। पहले जब आप ऐसे स्क्वेटिंग कर लेंगे तो पेट, आपका घुटना पेट से चिपक जाएगा, बढ़ने की जगह आलती मार के बैठेंगे जी। आलती पालती मारने में इतना नहीं, पर वो जमीन पे बैठना भी मुश्किल, उसके बाद ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। अभी आप टेबल पे घंटों बैठे रह सकते हैं और खा सकते हैं। पहले के लोग चलते बहुत थे, घूमते बहुत थे, हर काम पे करते, गाड़ियां नहीं थी, 200 ग्राम घी रोज खाते थे, शुद्ध घी, पर वो उतना बर्न करते थे खेत में, वो काम आज होता। नहीं। फिजिकल एक्टिविटी। तो हमें अपनी पुरानी भारतीय जीवन शैली की तरफ लौटना होगा, और ये पाश्चात्य से प्रभावित हमारी जो जीवन शैली हो गई है, हम लेटे लेटे टीवी देखना चाहते हैं, हम लेटे लेटे किताब पढ़ते हैं, हमको हर चीज़ हाथ में चाहिए, रिमोट से हमारा टीवी बंद कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो हमने कम कर दिया है। और क्या जो तनाव है, स्ट्रेस है, नौकरी का, रोजगार का, समाज का, पत्नी का, बच्चे का, क्या ये स्ट्रेस भी हमारा मोटापा बढ़ा रहा है? जी। अच्छा, स्ट्रेस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। महिलाओं में मानसिक तनाव से वजन बढ़ता है। अब इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि किसी एक महिला का मानसिक तनाव है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है।
पुरुषों में मानसिक तनाव से वजन कम होता है। एक और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वजन जब आपको जब मानसिक तनाव बहुत होता है तो आप ज़्यादा खाते हैं। मूड ठीक करने के लिए चलो यही खा लो, टाइम रहता है। तो महिलाओं में ये डिफरेंटली बिहेव करता है। मेंटल स्ट्रेस महिलाओं में वजन बढ़ाता है, पुरुषों में वजन कम करता है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे मोटापे की, जानलेवा मोटापे की। डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बहुत तफसील से, बहुत सरल भाषा में, बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, समझाया है कि मोटापा बहुत खतरनाक होता है, तमाम बीमारियों का घर होता है, तमाम बीमारियों का कारण होता है। मोटापा से बचा जा सकता है। शुरुआत उसी वक्त से कर दीजिए जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा आपका वजन बढ़ रहा है, आप मोटे होते जा रहे हैं, तभी से ब्रेक लगाना शुरू कीजिए, लगाम कसना शुरू कीजिए। वरना एक बार अगर मामला फैल गया तो फिर संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार रायता ढुल जाए तो फिर वो समेटा नहीं जा सकता। तो मोटापा रूपी रायतों को ढुलने से बचाएं। जल्दी जागें, रोज भी जल्दी जागें, मोटापे की शुरुआत में भी जागें और पैदल चलें, खूब चलें, कम खाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आप के ऊपर किसी भी किस्म का तनाव, स्ट्रेस हावी ना होने दें। सेहत में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से किसी नए विषय को लेकर, किसी नए विशेषज्ञ को लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।